इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि विधायिका कार्यपालिका की सदस्यता एक बार कर दीजिए। ये बहुत बड़ा विषय है वन टाइम जो जमीन दिया हमने, पैसे दिए हमने, मटेरियल दिया हमने, श्रम करके हमने बजाई, वोट दे के हमने इसको भेजा, और ये क्रिमिनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल्स हैं या दोस्तों 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कारण इसका साफ है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दो महापुरुषों को वहाँ पे बर्थडे मनाया जाता है। दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल हैं। रात के लगभग 9 बज रहे हैं और हमारी टीम का यहाँ आना हुआ है इनके आवास पर, चूँकि इन्होंने राष्ट्रपति तक को लिखा था कि मैं 2 अक्टूबर को संसद भवन के सामने प्रदर्शन करूँगा। कुछ इनके मुद्दे थे, कुछ मांगे थे और गले में तख्ती भी लटकी हुई है, जो आप देख सकते हैं कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दवा, हवा, ये हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। लेकिन पता नहीं किस क्रूर हुकूमत ने इस पर जीएसटी जैसा टैक्स लगा रखा है। पूर्वांचल गांधी लगातार इस बात को लिख रहे हैं कि ये हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, इस पर से टैक्स हटाइए। फिलहाल आज इनकी यात्रा थी दिल्ली के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर है और कल जो सुबह होगी वो 2 अक्टूबर, देश के लिए बड़ा दिन। सर आपने ऐलान किया था, पत्र लिखा था, कैसे आप यहाँ हैं? आपको तो दिल्ली के लिए रवाना हो जाना चाहिए। हाउस अरेस्ट किया गया 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, 1:30 और 2 के बीच में शाहपुर पुलिस आई और स्वतः थानाध्यक्ष नीरज जी आए थे, उनकी टीम आई थी। उन्होंने रोका, कहा कि नहीं सर जाना नहीं है। दरियागंज से भी राजघाट जो गांधी की समाधि है वो दरियागंज में पड़ता है, तो वहाँ से भी प्रोटोकॉल के लिए आ रहा था कि आपका प्रोटोकॉल आप 1 बजे के बाद वहाँ पहुँचिए। हमको 11 बजे वहाँ पहुँचना था और 1 बजे हमको संसद पर सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन नहीं था, इंकलाब का हमने लिखा था, रिवॉल्यूशन लिखा था ऑनरेबल प्रेसिडेंट से कि मैं रिवॉल्यूशन करूंगा। लेकिन पत्र में आपने साफ लिखा था कि मुझे हाउस अरेस्ट न किया जाए, क्योंकि ये मेरा जो मौलिक अधिकार है मैं अपनी बात को रखना, फिर भी आपको हाउस अरेस्ट जी बार बार आप देखिए ना कि जब भी कुछ करने जाता हूं तो हाउस अरेस्ट कर देते हैं। तो एक ये सरकार की पॉलिसी है, प्रशासन विवश है, जो गवर्नमेंट जैसे एक तरीका है म्यूट करने का, जो एजिटेशन है, आंदोलन है, रिवॉल्यूशन है, उसको इंकलाब को म्यूट कैसे किया जाए, कि उसको घर में रोक दो, उसको पुशबैक कर दो, रास्ते में से उसको पकड़ लाओ। और ये तरीका इस गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गई है। और अनशनकारी है तो उसको मर जाने दो, अनशन करने दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने दो, चुप रहो, पत्रों का जवाब न दो। ये इतना क्रूर वे है, ये इतना क्रूअल वे है टू डिप्रेस जो है सप्रेस द रिवॉल्यूशन, कि मैं आपसे क्या बताऊं। सर आपने ये भी उसमें पॉइंट लिखा था कि मेरे 1000 पत्र लिखने के बावजूद ये जो सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसने कोई एक्शन नहीं दिखाया जिससे आपको लगे कि नहीं हम लोकतांत्रिक अधिकारों का सही तरीके से इंटरटेन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल डेमोक्रेसी का जो कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का मामला आज सामने आ गया है। बिल्कुल डेमोक्रेसी का उनको परहेज नहीं है। और जो जवाबदेही है ना, ये मेरा मौलिक अधिकार है डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी में जवाबदेही ना हो तो डेमोक्रेसी कैसा? संवाद और जवाबदेही डेमोक्रेसी के 2 पाए हैं, इस पर डेमोक्रेसी चलती है। और डेमोक्रेसी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल जवाबदेही डेमोक्रेसी का नहीं, संविधान का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो फ्रीडम में हमारे आता है, स्वतंत्रता के हमारे मौलिक अधिकार में जवाब पाना हमारा अधिकार है प्रेसिडेंट से। 1000 पत्र में प्रेसिडेंट हाउस को लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ तक लिखा था कि ये प्रेसिडेंट हाउस इरविन के वायसरायल्टी से भी गई गुजरी हो गई है। जब भगत सिंह को फांसी हो गई, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, तो पूरे देश से जो जागरूक लोग थे वो चिट्ठी इरविन को लिख रहे थे, उसने मुहर लगा दी थी, वायसराय वही था, और लिख रहे थे, और वो किसी पत्र का कोई जवाब नहीं देना था। इतना ऐसा संवेदनहीन ये प्रेसिडेंट हाउस है भारत का क्या। और इसको माननीय कैसा माननीय, किस चीज़ का माननीय? मैं तो कहता हूँ कोई माननीय नहीं, मेरा कोई माननीय नहीं। ये माननीय क्या होता है कि मेरे 1000 पत्र ऑन रिकॉर्ड हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब 2 पत्र में
केवल पेट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, लिबर्टी का, फ्रीडम का और जो है क्राइम का और नफ़रत का, हिंसा का, ये पर्यावरण का, जितनी भी चीज़ है, महंगाई का, इन्हीं सबों पर, बेरोजगारी पर, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इन्होंने सेल किया ऑनरेबल पीएम ने, इसके ऊपर मैंने बार बार कहा बगावत ऐसे ही होता है ना। बगावत का कोई तरीका नहीं ना, कोई कारण कहा नहीं ना जाता बगावत करिए, बगावत नो, ये बगावत नहीं है तो क्या है। मैं तो लिखा था कि मैं बगावत करने जा रहा हूँ, हमें क्यों नहीं जाने देते हैं। आप बगावत नहीं सुन सकते तो इसमें आप तख्ती पर लिखा है, ये कोई 145 करोड़ में से वही बताएं, ऑनरेबल पीएम बताएं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट बताएं कि इसमें से जो मैं लिखा हूँ इसमें से कौन ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके हृदय और दिल में नहीं उठ सकती है। वो अपने आप से पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ। पेट पर टैक्स क्यों लगा? आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, 5 ऐसा आइटम है, और बहुत सारे आइटम हैं, मैं छोड़ देता हूँ। 5 ऐसा आइटम है शहीद जी कि जो एक भंगी और एक गरीब, एक बिल्कुल रेंग कर ज़मीन पर चलने वाला भिखारी भी जब उस शाम को खाता है तो ये सामान खरीदने जाता है। इस पर टैक्स लगाने में ये लगाया कौन, इतना बेरहम आदमी? इस पर टैक्स इन लोगों ने लगाया है, इस पर टैक्स इन लोगों ने लगाया है। प्राण है यह जीवन है, ये प्राण है, और जब इस पर टैक्स लगाएंगे तो अनुच्छेद 21 का वायोलेशन है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कहीं ना कहीं जीएसटी में जिस तरीके से डिक्रीज़ किया इन्होंने कि चलिए लगता है कि कुछ ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया था, तो ये तो सुधार माना जा सकता है। क्यों नहीं सुधार माना जाएगा? उसको मैं कह रहा हूँ नहीं कि सुधार माना जाएगा। आप 28% लेते थे, अब 18 पर लाए हैं उसको। स्लेब आपका 18 और 5 2 स्लेब में बांट दिए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो सामान मैं कह रहा हूँ इस पर टैक्स, क्या दुनिया में कहीं टैक्स जानते हैं कि पेट पर टैक्स लगता हो? भारत में भी इनके पहले किसी ने आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, जितनी भी चीज़ है टैक्स लगाया था? आप पढ़ के, आप स्कॉलर हैं, आप पीएचडी एडिटर हैं, आप ज़रा अतीत को देखिए और अपना पॉलिटी देखिए पीछे कि इस पर कोई टैक्स लगा है। इन्होंने टैक्स लगाया क्यों? किसके कहने पर लगाया? कौन ऐसा क्रूर मस्तिष्क है जो ये क्रिमिनलाइज्ड है? ये पूरा आप 145 करोड़ से ले रहे हैं टैक्स। और ताजुब तो ये देखिए कि आप 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज आप देते हैं, 5 किलो अनाज उसको दिया जाता है जो कंगाल है, जिसके पास कुछ नहीं है। वो मजदूरी करके, आप ये मानते हैं कि वो मजदूर है, मजदूरी करके खाता है। 5 किलो अनाज का हुआ 110 रुपया, 22 रुपये किलो का आप लेवी पर राशन लेते हैं किसान से, 22 रुपये किलो, ठीक? तो वो 110 रुपये हुआ, ओके। और एक मजदूर 30 दिन मजदूरी करता है, 400 आज मजदूरी है, शहरों में 500 है, गाँव में 3 से 400 है। हम 300 की मजदूरी रख लेते हैं तो 30 तिहाई 9,000 रुपया वो कमाया, और 9,000 का हम 15% रख दें, जीएसटी खुले सामानों पर नहीं कम हुई है। जो अभी इन्होंने किया है उस पर मेरी एक वीडियो देखिए, मैंने किसी पर, केवल बंद चीज़ों पर, दूध जो चिल्ला रहे थे, पूरा दूध पर जीएसटी ख़त्म, सारे पैकेट दूध पर हैं जो पैकेजिंग करके आती है, उसके ऊपर आप खुले में 35 रुपये, आज भी रेड कलर वाला जो क्रीम वाला है दूध मिल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तेल में खाने के ये जो कड़ू का तेल है, जो सरसों का, ये 20 रुपया जंप करा दिया गया। ये 15 अगस्त के बाद हुआ जब इन्होंने अनाउंस किया। और इसके बाद जो है रिफाइन में जंप कराई कीमत में, और वेट रिड्यूस कर दिया। तो ये सारे जब इन्होंने डिक्लेयर किए तो या तो इन्होंने बाज़ार से कहा और प्रोड्यूसर से कहा कि आप अब लिख लिए जितना लिखना हो। मैं लेके एक वीडियो भारत एक नई सोच पर दिया हूँ, जो देश देखा होगा, तो उनका छोड़ दीजिए। अभी तो वो जो उन्होंने किया है वो छोड़ दीजिए, अवश्य ही अच्छा हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं सवाल इतना ही करता हूँ कि पेट पर टैक्स क्यों लगाया इन्होंने। बिल्कुल, आज जितने भी राष्ट्रपति से लेकर के और ग्राम प्रधान तक, अगर ये अपने संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो सामान्य व्यक्ति से माननीय की श्रेणी में आए हैं, तो ये लोकतंत्र की पावर है, लोकतंत्र की ताकत है। सर, ये आपको विरोधाभास नहीं लगता कि इतना क्रूर कैसे हो जा रहे हैं लोग कि पेट पर टैक्स लगातार आप लिख रहे हैं कि यार इसको हटा दो, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके कान पे जू नहीं। इनिशियली जो है मैंने उस सरकार में भी पत्र लिखा था, जब पुरानी सरकार थी, मुझे
मनमोहन सिंह की सरकार थी और इन्हीं के लिए इनफैक्ट लिखना था, लोकल प्रशासन से मैं लिखा था। और नरेंद्र मोदी का पहला चुनाव था और उनके पहले चुनाव का एक कार्यक्रम था चाय पर चर्चा। और वो दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य कहिए, बनारस में कोई पांडे जी थे, कौन संभाल रहे थे, और गुजरात से एक पत्रकार प्रशिक्षित होकर आए थे। उन्होंने कहा कि आप गोरखपुर में चाय पर चर्चा आप कर दीजिए। उस समय नरेंद्र मोदी का नाम अनाउंस हो चुका था पीएम के रूप में, लेकिन भाजपा दो खेमे में बटी थी। ये वेट हो रहा था कि आडवाणी जी के साथ पुरानी लाबी थी और इनके साथ खुलकर यहाँ के भी जितने चंटू मंटू कंटू हैं जो आज हमको गाली देते हैं, किसी का आता पता नहीं था। एक नेता उस समय वहाँ उपस्थित थे, मैं माइक पर नहीं बताऊँगा। एक नेता भाजपा के 2014 में इलेक्शन के समय जब चाय पर चर्चा हो रही थी, टीवी मैंने नगर निगम इंदिराबाल बिहार और एक विधायक जी के मकान पर, लोकप्रिय विधायक हैं, उनके मकान पर लगा हुआ था, तो वो थे नहीं संजोग से, लेकिन मोदी जी जुटे नहीं। तो लेकिन मैं उस मोदी को याद करता हूं 2014 को, जो वेलकम जिसका पूरा देश किया था। मैंने तो बहुत वेलकम किया था और ये जान के नहीं किया था कि पेट पर टैक्स लगाया था। लेकिन मोदी क्रूर है, मोदी पक्के तौर पर डिक्लेयर तौर पर मोदी के ब्लड में क्रूरता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। जो पेट पर टैक्स लगा सकता है, अरे यार कीड़े मकोड़े की तरह जीने वाला व्यक्ति भी यदि इतना अब छोटा छोटा तेल का पाउच आ गया है, नमक आ गया है, छोटे छोटा चाय का 1-1 रुपये का बाटली आ गई है, ये ले आके जो भिखारी लोग हैं सड़कों के किनारे वो अपना जीवन, ये कैसा आदमी है। और ये नहीं है तो जिसने भी इसको इम्पोज किया, जिसकी क्रिमिनलाइज खोपड़ी का ये क्वाइंट चीज़ है, वो बेहद और इतना लिखने के बाद भी समझ में नहीं आता। और मैं तो कहता हूँ आप मुझे हाउस अरेस्ट मत करो, मुझे सत्य कहने दो। तुम्हारी हुकूमत न गिर जाए 24 घंटे के अंदर तो कह देना, मैं सत्य कहूँगा इसकी हुकूमत गिर जाएगी, पक्का तौर पर कह रहा हूँ। दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा उठाने दे मोदी, न इसकी हुकूमत, इसका सत्य कहूँगा कि क्या इसने हिंदुस्तान के पेट पर टैक्स लगेगा, सड़क पर टैक्स लगा, बाइकर से टैक्स किसने लगाया? ये नितिन गडकरी ने बाइक पर टोल टैक्स क्यों लगाया? बाइक पर कौन आज चल रहा है? स्टूडेंट चलता है, छोटा व्यवसायी चलता है, जो तरकारी भाजी इस नगर से उस नगर ले जाके बेचता है, अपनी जीविका चलाता है, जीवन चलाता है। बाइक पर टैक्स से जो नितिन गडकरी है, सड़क का लुटेरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डकैत है सड़क का, क्यों लगाया इसने? बाइक पर टैक्स लगाया क्यों? ये तो मेरा पूछने का हक है ना, मैं डेमोक्रेसी का आदमी हूँ, वोटर हूँ। इसने बाइक पर टैक्स क्यों लगाया? इसकी नहीं सुनिए, सड़क इसके बाप की है, ज़मीन इसके बाप की है, पैसा बना, ज़मीन दिया हमने, पैसे दिए हमने, मटेरियल दिया हमने, श्रम करके हमने बजाई, वोट दे के हमने इसको भेजा, और ये क्रिमिनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल्स हैं। या क्यों टैक्स लगा? बाइक पर टैक्स क्यों लगा? किसने कहा था? क्या 145 करोड़ लोगों में से किसी ने कहा कि बाइक पर टैक्स लगाइए? क्यों लगाया इन्होंने टैक्स? ये क्या समझते हैं अपने को? क्यों वापस नहीं करते? मैंने दूसरी मांगी थी कि ये किया। तीसरी मेरी ये थी कि डीजल पेट्रोल सीएनजी 75-70 रुपये कर दीजिए, और खाने का जो गैस का सिलेंडर जो है वो 500 करिए। चौथी मेरी मांग ये थी कि शिक्षा, चिकित्सा और रेल गरीब अमीर सबके लिए एक कर दीजिए। ये मेरी मांग। और इस पर मैं, जब आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, इतने बेताब हो गए हैं, अब 1 लैंग्वेज की भाषा उठ रही है, सभी 1 उठ रहा है, क्या ये नहीं दिखाई दे रहा है कि माननीय और थोड़े से मुट्ठी भर गिनती के लोग के बच्चे जो है एम और डीपीएस और दून और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे कहाँ, और घुरहू के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इनका इलाज एम्स में होगा, मेदांता में होगा, अपोलो में होगा, समझ रहे ना? और उस गरीब का इलाज 145 में से 140 करोड़ का इलाज कहाँ होगा? ये चलेंगे जहाज़ से और वंदे भारत ट्रेन से, जिसमें 1600 किराया है लखनऊ तक का। 1600 सोच भी नहीं सकता, मैं तो पैर ही नहीं रख सकता। मैं एक अफसर के साथ, ले गए अफसर, तो मैं उनके साथ गया था एक यात्रा। मैं अपने टिकट से तो नहीं कर सकता, मुझे 115 रुपये का टिकट चाहिए जो लखनऊ पहुंचा दे। तो मैंने ये कहा है कि गरीब अमीर सबके लिए एक विद्यालय, एक चिकित्सालय और एक रेल, और जिंदा रहूँगा तो हिंदुस्तान के अंदर अब तब 145 करोड़ लोग जानेंगे
कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उन तक संविधान पहुंचेगा। जब वो विधायक के साथ, सांसद के साथ, मंत्री जी के साथ और एक आईएएस के साथ, कप्तान के साथ बगल में एक एकदम बिल्कुल निर्धन कंगाल बैठ के चलेगा, जो जानता भी नहीं है कि वर्दी में कितना बड़ा आदमी बैठा है, जो जान नहीं पाता कि मिनिस्टर के पास कितनी ताकत है, अगल बगल बैठ के चलो ना। अभी जा रहे थे, अभी यहाँ थे तो किस मिट्टी से निकले थे, किसी को खाने का ठिकाना नहीं है। मैं 10 नेताओं को जानता हूँ जो 73 और 74 इमरजेंसी के पैदा हैं, जिनके घर कुछ नहीं था, भिखारी थे, जिन्होंने दूसरे के चंदे से गाड़ी लेके प्रचार और चालू किया। वो खरबों की संपत्ति उनके पास अरबों की हो गई। और दूसरी बात कि इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि विधायिका कार्यपालिका की सदस्यता एक बार कर दीजिए। ये बहुत बड़ा विषय है कि जो गांधी ने मान किया, वन नेशन वन इलेक्शन और वन चांस, वन नेशन वन इलेक्शन वन चांस। इस थीम को देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही, एक भी करप्शन नहीं रह जाएगा, महंगाई नहीं रह जाएगी, बेरोजगारी नील हो जाएगा, और सर्टेनली जो है, जो हेट है, नफरत है हिंदू मुसलमान का, जो आज खेती के तौर पर काटी जा रही है। आज का इलेक्शन का रिजल्ट, आज का इलेक्शन का परिणाम केवल हेट पर है। अब तो अगला 2027 का जो यूपी का इलेक्शन है वो निस्संदेह घिरड़ा पर लड़ा जाना है। आज जो आग लगी हुई है, जो जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के साथ के वर्ड के ऊपर जो जंग छिड़ी है, हम आई लव, हम तो मैंने कल भगत सिंह के जयंती पर निकला, हम आई लव मोहम्मद कहें, आई लव राम कहें, आई लव जोगी कहें, आई लव बुद्ध कहें, आई लव अंबेडकर कहें, आई लव एपीजे अब्दुल कलाम कहूँ, जो मन होगा वो कहूँगा। इसमें क्या, जिससे हमारा मोहब्बत है उसका नाम लूँगा, इसमें एतराज़ क्यों है और इसको क्यों टर्न किया जा रहा है? ध्यान, आप महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी विद्यालय आप बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं हम दूसरा चीज़ उसमें चलाएंगे। आपके पास पैसा संसाधन नहीं है, हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमिश्नरी हॉस्पिटल है, इको की मशीन नहीं है, आप नौटंकी कर रहे हैं ये नेता। सर फिलहाल तो देखा जाए तो 2 अक्टूबर को आपको वहाँ जाने से रोक दिया गया, अब आगे की क्या रणनीति? कुछ नहीं, आगे की रणनीति हमारी, मैं ये भेज चुका हूँ प्रेसिडेंट हाउस में, 1000 पत्र हैं, बहुत सारे सुधार सरकार ने किए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको शुक्रिया करता हूँ। टोल भी आप थे ही, आप इसके उदाहरण हैं और साथी हैं, बराबर आपका कैमरा 3 बार से नवंबर में टेनुआ पर हो रहा था, तो अब 3000 में 1 साल का टोल टैक्स का वो आया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और जीएसटी तो मैं सारे पत्रों में लिखता था, तो जीएसटी 28 से 18% हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन इनको सुधार अभी भी किया जाना शेष है। बहुत सुधार की गुंजाइश है, और शुक्रिया मैं अंत में कह दूं, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा, पेट पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, बाइक पर टैक्स इमीडिएट वापस कर लें, वन नेशन वन इलेक्शन वन चांस कर देना, एक गरीबी रह जाए तो मेरा केवल और केवल सत्ता की भूख मिटाने के लिए, इस देश के क्रूर लुटेरे नफरती सत्ता की भूख मिटाने के लिए सारी समस्याएं पैदा की हैं। 75 में मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, आतंकवाद शब्द नहीं जानता था, गरीबी जानता था, दिखाई नहीं देती थी, महसूस नहीं होता था, बहुत गरीबी थी, और आतंकवाद नफरत तो कहीं पता ही नहीं चलता था हमारे गांव में, जिस तरह का आज नफरत। एक पत्थरदेवा हमारे पास था, एक दुर्गा की प्रतिमा लगती थी, एक दुर्गा की प्रतिमा लगती थी, एक पूरे पत्थरदेवा में, आज 50 लगती है। इस गोरखपुर में मैं 86 में आया था, 87 में पढ़ने आया हूँ। गोरखपुर के अंदर कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। बहुत बाद में उसके बाद सुदामा सिंह की एक प्रतिमा बनने लगी स्टेशन के ऊपर, वो बड़ी प्रतिमा बनती थी, वहाँ लोग देखने जाते थे। आज प्रतियोगिता लगी हुई है, और नफरती बात कह रहे हैं कि नफरत, आज तो सड़क के ऊपर जितनी गुंडई लग रहा है कि मैंने ऐसे वाद्य बज रहे हैं कि आप झनक जा रहे हैं उधर से निकलते, पर आधी सड़क इनक्रोच करके उस पर मूर्तियां लगाई गई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि कितनी बड़ी अराजकता, इस अंधविश्वास और पाखंडकारी। अपने घर में मूर्ति लगाइए। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि निवाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है? कोई पूछने वाला है? शीशे में देखना नहीं चाहिए कहने वाले लोगों को? आज उनकी हुकूमत है, ये बात कर रहे हैं, और वही हाल होता है। जब मुलायम सिंह थे तो उनकी हुकूमत आती थी तो ये हरा झंडा और काला वाले लेके सड़क पर आ जाते थे और इस्लाम पसरने लगता था। अब ये आए हैं तो सारे हिंदुत्व के नफरती पसर रहे हैं। ऐसे नहीं चल सकता। ये मुल्क गांधी का है, भगत सिंह का है,
और अंबेडकर का है, APJ अब्दुल कलाम का है, 135 करोड़ लोगों का है। समझ गए ना, बुद्ध कबीर का नेशन है। और इसको आप इस ढंग से नहीं चलाएंगे। और देश जब चलेगा संविधान माने समान विधान से चलेगा। यदि आपके लिए वो सड़क है तो उनके लिए भी सड़क, और केवल उन्हीं के लिए नहीं है बंदिश की सड़क पर नमाज नहीं होगी। सड़क पर हुड़दंग होगा, पूरे सड़क को इंक्रोच करके सड़कों के ऊपर दुर्गा पूजा के पंडाल गड़ेंगे। माँ हमारी नहीं है, केवल माँ का सेंस और संदर्भ वही जानते हैं। हम माँ के पेट से नहीं पैदा हैं, सड़क पर माँ का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल गांधी हमारे साथ रहे। इन्होंने जो बात लिखी है और कही है बहुत ही विचारणीय पहलू हैं, बहुत ही विचारणीय बिंदु हैं। निश्चित तौर पर आज देश में भ्रष्टाचार, अराजकता जैसा जो माहौल पनपा है, राजनीति को बेस बना करके वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज वोट चोरी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस पर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं एक बार विचार करें तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग, वन नेशन वन इलेक्शन एंड वन चांस, विधायिका का चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, विधायिका कार्यपालिका चाहे मिनिस्टर हो, 1 बार 3 बार 4 बार 22 साल से मंत्री बनना चालू हुए, पिता मर गए, मंत्री बन गए, और उसके बाद वो 87 साल तक लगातार मंत्री है। इसमें कहीं डेमोक्रेसी है? कोई बताए कि ये इसको क्या कहते हैं? इसको तो उत्तराधिकार कहते हैं, इसको कब्जा प्रणाली कहते हैं, प्रत्यक्ष राजतंत्र बोल सकते हैं। अरे ये तो पूरी तरीके से कब्जा प्रणाली है। मैंने यही कहा था कि 1 बार की बना दीजिए, अपने घर जाए अगला। जानते हैं क्या कर रहे हैं सभी लुटेरे? ये आने के बाद, मंत्री बनने के बाद इतना खजाना लूट कर रहे हैं कि 25 करोड़ इकट्ठा करना, अगला चुनाव लड़ना है, शराब मांस मदिरा पैसा बांट कर फिर सदन में पहुंचना है। एक ख़त्म हो जाएगा। एक चांस का जब होगा ना, अपने आप भारत, तो कह तो रहा हूँ कि रिसोर्स से भरा भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। AB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आप इस खबर को देख रहे थे। खबर कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय ज़रूर दें। मैं सईद आलम खान, धन्यवाद।